हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे थे भारत की खोज पार्ट 2। आज पढ़ेंगे पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है तलाश। हम आगे का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि तलाश मतलब भारत के बारे में नेहरू जी जो बता रहे हैं, एक एक करके सारी बातों को कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भारत में किस प्रकार का कल्चर है, सभ्यता है, उन सब के बारे में एक एक करके हम देख रहे हैं। भारत की विविधता और एकता। अब यहाँ जैसा कि हम सबको पता है कि भारत हमारा विश्व में एक ऐसा देश है, ऐसा कोई भी देश नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जो विविधताओं में कह सकते हो एक, इतनी विविधता होने के बाद भी एकता का जो प्रतीक है, जैसे हम चित्र में देख रहे हैं आप। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। क्या बताया जा रहा है कि भारत की विविधता अद्भुत है। अद्भुत मतलब ऐसा कहीं पर भी कोई देश नहीं मिलता है। प्रकट है मतलब सामने दिख रही है, सतही तौर पर मतलब ऊपरी तौर पर आप उसे देख सकते हो। ऐसा नहीं कि हमें कोई अंदरूनी तौर पर उसका आंतरिक, वो हमें साफ साफ दिखाई पड़ रही है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है, मतलब अगर हम शरीर से देखें, जो भारत में लोग रहने वाले हैं उनका, अब देखेंगे साउथ इंडियन लोग, नॉर्थ इंडियन लोग, है ना, नॉर्थ ईस्ट के लोग, जो अपने मध्य में जो रहते हैं, उनके सबके शरीर अलग अलग हैं, उनके शक्लें अलग अलग है। जबकि आप देखेंगे चाइना में सब एक जैसे लगते हैं। यहाँ तक कि आप लड़का लड़की का भी अंतर नहीं कई बार कर पाते, एक जैसे शरीर है। हमारे यहाँ क्या है कि भारत में शारीरिक रूप से भी अलग है, मानसिक रूप पे भी अलग है और सब विशेषताएं अलग अलग। भारत से देखने पर उत्तरी पश्चिमी इलाके में पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। अब बताया जा रहा है कि भारत में जो तमिल और पठान है, इन दोनों के बारे में बताया गया कि बहुत कम समानता दिखाई पड़ती है। उनकी नस्लें भिन्न, जबकि दोनों अलग अलग नस्लों के हैं, अलग अलग जातियों के। पठान अलग है और तमिल अलग। हालांकि उनके भीतरी कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। हाँ, मानते हैं कि अंदर से मतलब कहा जा सकता है भीतरी तौर पर अंतर है। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में, भाषा में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। भले उनके चेहरे, शरीर, खान पान, रहन, वेशभूषा, ये सारा कुछ भिन्न भिन्न है। उत्तर जबकि देखने में क्या है, बहुत कम समानता दिखाई देती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनके चेहरे अलग हैं, शारीरिक गठन अलग है, खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, सब कुछ अलग है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमन तो है ही, वहां से बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर से भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। अब बताया जा रहा है कि ज्यादातर हमने देखा पिछले क्लास में कि उत्तर पश्चिमी सीमांत मतलब जो बॉर्डर है भारत के, उनसे सटे हुए देश, उनसे भारत में लोग आए हैं। ज्यादातर कहां से है? उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से और मध्य एशिया के जो लोग आए थे, गमक मतलब आने वाले लोग, कहां पर आए? भारत में। उत्तर पश्चिमी इलाके से मध्य एशिया के लोग जो भारत में आए, वहां के बहुत सारे रीति रिवाज हम सबको पता है कि वो उत्तर पश्चिम जो सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था, वहीं आके पहले निवास के और धीरे धीरे करके फिर पूरे भारत में फैल जाते हैं। तो वहां के रीति रिवाज अपने साथ लेकर आए, जैसे कि कश्मीर के लोग, है ना, हिमालय के उस पार के देश की याद दिलाते हैं। और हिमालय हिमालय जो हमारे भारत का एक कह सकते हैं शीश है, उसके उस तरफ की याद दिलाते हैं, क्योंकि इस तरफ हमारा क्या हो गया? भारत। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। जो पठान है, जो भारत में मुस्लिम है, जो पठान लोग हैं, जो नृत्य करते हैं, जो डांस करते हैं, वो रूसी यानी कि रूस के लोग कोजक नृत्य करते हैं, उससे उस शैली से मिलते जुलते हैं। दोनों में समानता है। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी स्पष्ट है जैसी तमिल पर। और इसी प्रकार क्या बताया गया, तमाम भिन्नता होने के बावजूद भी भारत के पठान पर वैसी ही छाप है जैसी तमिल पर। इनमें कोई अचरज की बात नहीं है और कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क, दूसरी जातियां जो अफगान और अफगानिस्तान से, यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे जो पड़ोसी देश है, ठीक है, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान तो भारत में ही था, जब ये पुस्तक लिखी गई भारत ही था। तो यानी कि जो पड़ोसी देश, जाहिर सी बात है कि जब हम पड़ोसी देश हमारे जो आसपास के, या फिर जैसे मान लीजिए आपका घर है, आप जिस गली में, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस गांव में रहते हो,
आप उन गांव के अड़ोसी पड़ोसियों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, आप उनके रीति रिवाज में जाते होंगे, उनके फंक्शंस में, उनके मीटिंग में, जो भी त्योहार मनाते होंगे आप उनमें अटेंड करते होंगे, जाते होंगे, वो आपके यहाँ जाते होंगे। तो ऐसे क्या होता है कि हम एक दूसरे की संस्कृति को सीख लेते हैं, भले ही वो घर अलग अलग हैं, लेकिन आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर त्योहारों को मनाते हो, संस्कृतियों को मनाते हो, तो वो सारी चीजें आप सीख जाते हो। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि भारत के हजारों वर्ष से जुड़े हुए अफगानिस्तान से रिश्ते हैं, जिससे अफगानिस्तानी जो लोग हैं वो भारत में अलग अलग, ये तुर्क और दूसरी जाति, जैसे तुर्क के लोग हैं जो भारत में आए हुए थे। अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं कि मध्य एशिया में बसी हुई है, जो भारत के मध्य में, यहाँ भारत दिखाई दे रहा है हमें किस प्रकार से। इस्लाम के आने से पहले, क्योंकि भारत में इस्लाम के आने से पहले क्या था, बौद्ध धर्म था। अब बताया जा रहा है कि इस्लाम नहीं आया था, उससे पहले भारत में क्या था, बौद्ध धर्म। कि इस्लाम के आने से पहले बौद्ध धर्म थी। ये जो मध्य एशिया के लोग थे जो भारत में आए थे, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे भारत में क्या था, पहले बौद्ध धर्म था। अब उसके बाद मध्य काल आया, जिसको मुस्लिम काल कहते हैं। इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी, और उनसे भी पहले वैदिक थी, वैदिक काल। और फर्स्ट चैप्टर याद करो, सेकंड चैप्टर की शुरुआत में कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कौन आए थे, वैदिक, जिसमें जो आर्य आए थे, ठीक है। तो उससे भी पहले, यानी कि अगर मुस्लिम से पहले बात करें तो बौद्ध, बौद्ध से पहले बात करें तो आर्य। इस प्रकार से जो भारत में गमक लोग रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक था। अब ऐसा नहीं है कि सारे, अब जो लोग भारत में आए वो लोग भारतीय हो गए। सीमांत यानी कि जो भारतीय लोग, भारत की सीमा से मिले हुए जितने भी देश है, तो यहाँ पर लोग आए, यहाँ की संस्कृति को लेकर गए और अपने राज्यों में, जैसे हमारे भारत में जो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ पर हुआ, भारत में। तक्षशिला विश्व विख्यात, हम सब जानते हैं। उससे नेपाल में, जापान में, श्रीलंका में, सब जगह, म्यांमार में, तिब्बत में बौद्ध धर्म फैल गया। उस समय वैदिक पीरियड क्या थे, हिंदू लोग थे। सीमांत क्षेत्र भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। और ये कह सकते हैं कि जितने भी सीमांत, यानी कि चीन, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, इन सबका केंद्र बिंदु क्या बताया गया, भारत को। अब भी स्मारकों और मठों के ढेर ढेर जो ढेर है, मतलब बने हुए मठ और स्मारक हैं, उनके ध्वस्त अभिलेख, अवशेष, ध्वस्त अभिलेख मतलब जो एक तरीके से कह सकते हो कि जो टूट फूट हो गए हैं, उनके बचे हुए अवशेष बिखरे पड़े हैं। जो स्मारक थे, जो मठ थे, उनकी बात कर रहे हैं, विशेष रूप से तक्षशिला, क्योंकि तक्षशिला जो एक कह सकते हैं कि उस समय एक आकर्षक केंद्र था। इसकी वजह से लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर देश विदेश से आते थे। ये महान विश्वविद्यालय था, एक प्रकार से कह सकते हो कि ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि जो लोग यहाँ पर आकर्षित होते थे बौद्ध धर्म के लिए, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्ध की चरम सीमा पर था। 2000, आज से नहीं, 2000 वर्ष पहले ये अपनी चरम सीमा पर था। चरम सीमा का मतलब है पीक पर था, सर्वोत्तम स्थिति पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों में भी विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। अब भारत की यूनिवर्सिटी है तो भारत के लोग तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन भारत के साथ जितने भी पड़ोसी देश थे और भी देश थे, वो इस, यानी कि एशिया, एशिया एक महाद्वीप है, तो एशिया के जितने भी देश थे वो सब यहाँ पर विद्यार्थी खींचे चले आते थे। जो विद्यार्थी विद्या का, जो विद्या के इच्छुक है, विद्या लेना चाहते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, किसी भी एज का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उस समय आप देखते हो कि फाइयान, हैंसांग, हित सिंह और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे। तो एक विद्यार्थी के रूप में यहाँ पर आए और उन्होंने क्या किया, विद्या अर्जन की। धर्म परिवर्तन की अंतर जरूर आया, और उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरीके से नहीं बदल सकी। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया, धर्म परिवर्तन कर लिया और बाहर से आए, यहाँ पर आए और उन्होंने क्या किया, अब एकदम से जैसे मान लीजिए हम कोई चीज सीखते हैं तो पुरानी विचारधारा, पुरानी जो मानसिकता एकदम से खत्म नहीं होती है, वो बदलने में टाइम लग जाता, पूरी तरीके से नहीं बदल सकती। हमने भले कोई चीज अडॉप्ट की है तो पर जो हमारी मूल जड़ें होंगी उसको बदलने में टाइम लगेगा। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर जो पठान और तमिल जो भारत में आए थे, इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, ठीक है। अब यहाँ पर एकदम से, या फिर जिन लोगों ने पठान और तमिल बन गए, जो लोग यहाँ पर अलग दूसरी जातियों के लोग थे, तो एकदम से तो नहीं बदलता। कहने का मतलब कुछ लोग पठान तमिल बन गए और कुछ लोग हिंदू जो थे, या फिर और यहाँ पर लोग बौद्ध धर्म के लोग थे,
उन लोगों ने पठान और तमिल एक दूसरे धर्म को आपस में, जिसको सब स्वतंत्र थे, कोई भी किसी धर्म को अपना सकता था, तो उनकी जब एकदम से चेंज करते हैं तब तो टाइम लगता है, मानसिक रूप से उनकी मूल जड़ें जो होती हैं उसमें जकड़े रहते हैं, धीरे धीरे करके परिवर्तन आता है, एक साथ परिवर्तन नहीं हो सकता। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच की, और बाकी लोगों को देखा जाए तो बीच की स्थिति बता देगी। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, सब अलग अलग है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितनी भी जाति हैं, जितने भी धर्म हैं, पर सब पर इससे इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। पर भले ही सब अलग अलग हैं, कुछ भी हो, लेकिन इन सब के ऊपर एक तरीके से छाप किसकी है? भारतीयता। मतलब सब क्या कहलाते? इंडियन। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमिया, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग है। अब मध्य भाग की बात कर रहे हैं, अभी हम साउथ, ये जो हमारा भारत है, इसकी बात क्या बताया जा रहा है कि इसमें बहुत तरीके के, हम जो नाम यहाँ पर देख रहे हैं कि बंगाल के लोग, मराठी, गुजराती, ये सब डिफरेंट, कितनी भिन्नता होगी। पूरा का पूरा मध्य भारत जो है बसा पड़ा है, सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाए हुए हैं। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कामोवेश एक इस पूरे दौरान में भी ऐसे भारतीय बने रहे। मतलब इन सब के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इतनी विविधता होने के बावजूद भी सबके गुण दोष एक जैसे थे। इनकी जानकारियां पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती हैं। जब हम किसी चीज, मान लो कोई हमें नुकसान हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि हमें कंपनी में लॉस हुआ, तो किस वजह से लॉस हुआ, तो अगर हम देखें कि इतने सारे लोगों की हमने जो बात की, सिंधी, मराठी, गुजराती, इन सब में जितने भी सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी पहचान बनाए हुए, क्योंकि भारत में कोई किसी से ये नहीं कि अपने धर्म को उच्च माने दूसरे धर्म को, ऐसा नहीं, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो, इन सब के बावजूद सब में गुण दोष जो थे, जो अच्छाइयां और बुराइयां थी, वो एक जैसी थी। और इनके कारण हमें कैसे पता चला? पुरानी परंपराओं से, अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान भी ऐसे भारतीय बने जिनकी राष्ट्रीयता विकसित हुई, और भले ही अलग अलग धर्म हो, अलग अलग जातियां हो, लेकिन उन सब के बावजूद भी इनकी अपनी संस्कृति क्या थी? राष्ट्रीय, यानी कि भारतीय। ये सब देखने, अलग अलग जाति धर्म के लेकर हम क्या कहते हैं? भारतीय। और क्या बताया? और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी, मानसिक रूप से और नैतिक। जो हम कहते हैं ना, भारतीय होने की, हमारे भारत की तो विशेषता है, हम तमिल हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, मराठी हो, कुछ भी, कोई भाषा बोलते हो, कोई भी रीति रिवाज हो, लेकिन हम क्या कहते हैं? हमारे भारतीय, हम भारतीय ऐसे ही है। हम भारतीय ऐसे मतलब हमारी नैतिकता और हमारी मानसिकता ऐसी ही है। भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया था। जो प्राचीन चीन, क्योंकि चीन की सभ्यता हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, भारत से भी ज्यादा पुरानी है, बहुत पुरानी है। तो जिस प्रकार चीन की सभ्यता बहुत पुरानी है, उसी प्रकार भारत की सभ्यता भी बहुत पुरानी है, और अपने आप में एक दुनिया है। अपने आप में भारत अपने आप में एक दुनिया है, एक संस्कृति है, एक सभ्यता थी जिसने तमाम चीजों को आकार दिया। एक मतलब अपना ही एक कल्चर है, अपनी एक दुनिया है, अपनी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, और बहुत सारी चीजों को इसने आकार दिया। मतलब संस्कृतियों को, रीति रिवाजों को, रस्मों को, भाषाओं को, तरह तरह की चीजों को इसमें विकसित किया। विदेशी प्रभाव आए और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते गए, और अक्सर उस संस्कृति के प्रभावित करके उसी में जज्ब होते गए। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि बहुत सारे विदेशी जो आए, हमने तो पिछले क्लास से देखते आ रहे हैं और भी आगे भी देखेंगे, इसमें लगातार जो विदेश से आने का क्रम रहा है, लगातार बरकरार रहा है। कोई ना कोई भारत में आता गया, और भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर, भारत है ही इतना अच्छा कि वो यहाँ पर आए, किसी भी उद्देश्य से आए, चाहे वो शिक्षा ग्रहण करने आए, या यहाँ पर देखने के लिए आए, यहाँ अटैक करने के लिए आए, लूटने के लिए आए, लेकिन जब वो भारत में आए तो भारत की संस्कृति से प्रभावित, जैसे आप कहीं जाते हो, आप किसी से अट्रैक्ट हो जाते हो कि मुझे बहुत वो ड्रेस बहुत पसंद आई, मुझे बहुत ये चीज अच्छी लगी, तो वैसे ही भारत क्या करता है कि अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और जब आकर्षित कर लिया तो जाहिर सी बात है वो हमें चीज अच्छी लगने लगी, और वो सब क्या हो गए? भारतीय संस्कृति में जज्ब हो गए। जज्ब होने का मतलब क्या? उसी में घुल मिल गए, अर्थात भारतीय बन गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने
सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। और जब भी कुछ ऐसे हर जगह है ना कुछ न कुछ ऐसे बदलाव और कुछ फूट, कुछ ऐसी बातें होती हैं है ना झगड़े के, लेकिन साथ ही साथ जैसे झगड़े का कोई कारण कोई अलग अलग करने की बात हुई, भारत ने तत्काल मतलब उसी समय सामंजस्य मतलब तालमेल बिठा लिया कि कुछ तू मान कुछ मैं मान, है ना। जब हम दोनों तरीके से बातों को क्या करते हैं, थोड़ा नुकसान तुम उठा लो थोड़ा हम उठा ले, तो दोनों से क्या हो जाता बन जाती बात। तो वही है सामंजस्य का मतलब, कि दोनों जो तराजू के पलड़े हैं उनको बराबर रखना, थोड़ा बहुत नुकसान उसका थोड़ा बहुत हमारा। तो भारत ने तुरंत ही सामंजस्य कर लिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस पर एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाई। और जब भारत की सभ्यता स्टार्ट हुई, प्रारंभ से ही भारतीय मानसिक यानी कि भारत के लोगों के दिमाग में, भारतीय मानस का मतलब क्या कि भारत के लोगों के दिमाग में एकता के स्वप्न हमेशा, जैसे आप सपने देखते ना कि मैं बना के IAS ऑफिसर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, तो यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि हमारी मानसिक सोच पर हमेशा से एक स्वप्न था कि भारत एक रहेगा, भारत एक हो जाएगा। ऐसी जगह हमेशा से थी दिमाग में। इस एकता की कल्पना जब तक हम सपने नहीं देखते, जब तक हम काल्पनिक रूप में किसी, तब तक वो पूरे नहीं होते। ये बात हम सबको पता, हम सबने सुनी होगी कहावतों के रूप में कि सपने देखना जरूरी है, सपने देखने से ही सपने पूरे होते हैं। तो भारतीय मानसिकता पर ये सपना की तरह था कि हम एक ही हैं। इस एकता की कल्पना कभी किसी ने बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास की मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो हम थोड़ी देर के लिए किसी चीज को हमें समझाता है, हम समझ जाते हैं, वापस से हमारे जो अंदर चल रहा होता हम फिर वैसे होने लगते हैं। यानी कि बाहरी तत्व नहीं है, ये एक अंदरूनी तत्व है जो हमेशा से पनपता रहा है। और जब अंदरूनी दिमाग में कुछ चलता रहता है तो वो क्या हो जाता है, सक्सेसफुल होता है। इसीलिए मोटिवेशन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। जो लोगों के द्वारा मोटिवेशन मिलता है वो कुछ पल के लिए होता है, क्षणिक होता है, थोड़े दिन बाद, कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद खत्म हो जाता है। लेकिन जब आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। हम पहाड़ को भी तोड़ के रास्ता बना देते हैं, हम बिना पैरों के भी हिमालय चढ़ जाते हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, दशरथ मांझी का, अरुणा सिन्हा का। तो वही है कि भारतीय मानस पर एकता का स्वप्न ये अंदरूनी विश्वास था, मानसिक रूप से था, ना कि कोई बाहरी तत्व था। इसलिए भारत जो है इतना विविध होने के बाद भी एक दिखता है। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया। और जब हम एक होने की बात करते हैं, जब भी कोई ऐसे तत्व आए जो में कोई ऐसी बातें आई, कोई ऐसे झगड़े का काड़ा है, हमने तुरंत वहां पर सामंजस्य कर लिया, तुरंत कि ठीक है। जैसे आपने देखा परिवार में दो बच्चे भाई बहन लड़ते हैं आपस में, और तीसरे कोई जब बाहर का होता है तो दोनों भाई बहन तुरंत सुलह कर लेते, अरे हम तो एक ही हैं। तीसरे को से झगड़ा, ठीक है, वो हमें हमारे बीच फूट नहीं डाल सकता। ये भारतीय पहचान थी कि अंदर से हम भले ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, पठानी, सिंधी, मलयालम, उड़िया, असमिया कुछ भी हो, लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं भारत की तो फिर हम क्या हैं, एक हैं। इसके अंतर्गत और रीति रिवाजों के प्रति हम बहुत सहिष्णु हैं, कि मतलब जो हमारे गांव शहर, जो दूसरी जातियां, धर्म, हम हर धर्म के प्रति बहुत ज्यादा सहनशील हैं। हर धर्म का, हर रीति रिवाज का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस वजह से अगर आप ईद में मिलजुल के मनाते हो तो वो मुस्लिम भी होली और दिवाली मिलजुल कर मनाते हैं। ऐसा हमारा भारत है। साथ ही हर तरह की विविधताओं को मान्यता दी है। जितने भी लोग यहाँ पर आए, चाहे वो अपने साथ कोई सा धर्म लेकर आए, रीति रिवाज लेकर आए, संस्कृति लेकर आए, भाषा लेकर आए, भारत ने हमेशा उसका क्या किया, स्वागत किया है, हमेशा उसको प्रोत्साहन, मोटिवेशन दिया, जिस वजह से वो भारत में फलती फूलती रही। और ऑटोमेटिकली हमारा भारत क्या हो गया, विविधताओं का देश बन गया अपने आप से। तो ये बात हमें अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए। जब हम हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत सारे अपना जो ज्ञान होता है उसको बढ़ा लेते हैं, और बहुत सारे मित्र हमारे बन जाते हैं। हम और जब हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम सिकुड़ के रह जाते हैं, लोग हमें ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। हमें सबको एक्सेप्ट करना, क्योंकि भगवान ने दुनिया में सबको अलग अलग बनाया है। ऐसे जब हम सोच लेते हैं तो भारत की यही पहचान थी कि जितने लोग आए सबको उसने मतलब कह सकते हो कि इज्जत से सबको सम्मान दिया, सारे धर्मों को माना, अपनाया। इसलिए भारत हमारा विश्व में अलग ही देश बन गया।
किसी भी एक देशी समूह में चाहे वे कितने ही घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी छोटी भिन्नताएं हमेशा देखी जाती हैं। और हम सबको पता है कि एक परिवार में जब 10 लोग होते हैं, देखने में तो 10 लोग हैं, लेकिन अंदरूनी छोटी छोटी भिन्नता होती। वैसे ही भारत में हम देखने में तो भारतीय हैं, देसी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी भिन्नताएं तो हमेशा से देखने को मिलती हैं। जैसे आप जाओगे, राजस्थानी खाना अलग है, पर साउथ इंडियन खाना अलग है। नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग खाते हैं, भाषाएं अलग बोलते हैं, रहन सहन अलग है, त्योहार अलग मनाते हैं। ये जो भिन्नता है, इन भिन्नताओं की बात कर रहे हैं। उस समूह की मूल एकता जब प्रकट होती है, तब उसकी तुलना किसी अन्य देशी समूह से की जाती है। और जब हम ये तुलना करते हैं ना, कि हम, अगर आप आजकल रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो वहां पर आपके सामने जो खाने के लिए आप देखते हो ना, कि मुझे तो साउथ का खाना है, मुझे ईस्ट का खाना है, मुझे नॉर्थ का खाना है, तो वहां से वो उससे तुलना की जाती है कि भाई राजस्थानी खाना ऐसा है, और मराठी ऐसा है, और पंजाबी ऐसा है, ऐसा, ये सारी चीजें बात कर रहे हैं। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नताएं सीमांत इलाकों से तो धुंधली पड़ जाती हैं। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं, तो उनका असर तो होता है, लेकिन एकदम साफ साफ नहीं होता, कुछ कुछ घुल मिल जाते हैं। कुछ भारतीय रंग आ गया, कुछ उनका पुराना, तो धुंधली पड़ जाती हैं, या आपस में मिलजुल जाती हैं। या तो वो मिली जुली होंगी, दोनों को एक कर दिया, या फिर कुछ धुंधली पड़ गई। या तो आप पुरानी चीजों को, जैसे मान लीजिए कोई चाइना का भारत में आया, तो या तो उसने क्या किया है कि पूरी तरीके से भारतीय हो गया, चाइनीज सब कुछ भूल गया वो, या फिर मिली जुली है, कुछ चाइनीज है उसके अंदर, कुछ भारतीय है। ठीक है, ये बताया जा रहा है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया। और प्राचीन और मध्य युग की बात कर रहे, प्राचीन भारत और मध्य युग और आधुनिक। हम भारत हिस्ट्री को ऐसे पढ़ते ना, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। राष्ट्र के विचार में जन्म नहीं लिया था। उस समय तक अगर हम देखें, तो ऐसा कोई राष्ट्र की भावना नहीं थी, और सीमांती धार्मिक जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। प्राचीन काल की बात करें, मध्यकाल की बात करें, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमने, और सामंती धार्मिक जातियों का संबंध ज्यादा, एक दूसरे का महत्व ज्यादा था, राष्ट्र को महत्व कम था, एक दूसरे के संबंधों का महत्व ज्यादा था। फिर भी मेरा विचार यह है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता है। भले ही हमने अपने अपने धर्मों की, जातियों के संबंधों को महत्व दिया हो, हम भारत में रह रहे हैं, लेकिन हम पंजाबी हैं, हम गुजराती हैं, मराठी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, जब हमने अपने अपने को महत्व दिया। लेकिन हमारा इतिहास इस बात की हमें जानकारी देता है कि एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में जब एक दूसरे से मिलता है, ठीक है, तो उसे अपनेपन की सी अनुभूति होती है। जब गुजराती मरा जाता है केरल में, कर्नाटक में, तो उसे अपने जैसा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी दूसरे देश में आ गया हो, वो उसे अपने अपनापन ही महसूस होता है। केरल का अगर उत्तर भारत में आ जाएगा, तो उसे अपना लगेगा, ना कि वो ऐसा लगेगा कि हम किसी दूसरे देश में चले गए। ऐसा भारत में महसूस नहीं होता है। भारत के किसी भी कोने में जाओ, हमें अपनापन ही लगता है, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वहां अजनबी सा और परदेसी महसूस होता है। जाहिर सी बात है, अमेरिका चले जाइए, जापान में चले जाइए, चाइना में चले जाइए, आपको लगेगा हम भारतीय, भारत के किसी कोने में। जबकि भारत देखिए, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट भाषा, रहन सहन, खान पान, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम अजनबी हैं, परदेसी हैं, हमें अपना ही लगेगा। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उनकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम हो जाता है। हाँ, अगर हम तिब्बत में जाते हैं, नेपाल में जाते हैं, जहां पर भारत की संस्कृति को बहुत ज्यादा विकसित किया गया है, बौद्ध धर्म वगैरह को, तो वहां पर हमें एकदम तो अजीबपन नहीं लगेगा, एकदम नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत कम लगेगा एकदम। जैसे अगर आप नेपाल में चले जाओ, तिब्बत में चले जाओ, वहां थोड़ा बहुत आपको लगेगा, हाँ कुछ कुछ हम भारतीय, कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी, बौद्ध धर्म आपको समझ। लेकिन वहीं अगर आप चले जाइए दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, तो वहां आपको एकदम लगेगा कि अजनबी हैं आप, वहां के लिए बिल्कुल विदेशी हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। भारत में आकर कहीं बस गए, कुछ भी पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट है कि भारतीय हो गए। और इस प्रकार जो लोग भारत में आए, कुछ एकदम से तो नहीं, मैंने बताया कि मानसिक तौर पर परिवर्तन रहता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। एक दो पीढ़ियों के बाद पूरी तरीके से भारतीय हो जाते हैं, कुछ समय लगता है, लेकिन एक दो पीढ़ी के बाद ऐसा लगता है पूरी तरीके से भारतीय हो गए। यहूदी, पारसी और मुसलमान, उदाहरण के तौर पर बताया गया, यहूदी, पारसी और मुसलमान, ये जो भारत में आए थे, जब एक पीढ़ी, पहली पीढ़ी आई थी, तब तो
सिर्फ इन्होंने अपना लिया था कि हम भारतीय हैं। धर्म अपना अपना ही रहा, पारसी रहे। जैसे दादा भाई नौरोजी, नौरोजी वो पारसी थे, ना कि वो हिंदू थे, ठीक है। तो लेकिन उनके अंदर राष्ट्रवाद देखो कितना था, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग धर्मों की जातियों के लोग थे, लेकिन कुछ समय के बाद, एक दो पीढ़ी के बाद इन्होंने पूरी तरीके से भारतीय बन गए। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भी भारतीय बनेंगे। और कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन गए, तो कुछ अलग अलग धर्मों से आपस में एक दूसरे, लेकिन वो कहने का मतलब क्या, सबके सब क्या बन गए, भारतीय। आज जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई तो विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहती है। अब जब राष्ट्रीयवाद कि चाहे हम कुछ भी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, है ना, पारसी हो, नौरज, कुछ भी बताया, लेकिन क्या बताया जा रहा है कि राष्ट्रवाद सबसे ऊपर आ गया। अब क्या बन गया, भारतीय। अब विदेशों में जब हमें देखा जाता है तो क्या बताया जाता है कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको थोड़ा मजा आता है कि मुस्लिम हो, अब तुर्की हो, ईरानी हो, यहाँ पर ईसाई हो, आपको क्या बोला जाता है भारत में रहने वाले को, कि आप एक भारतीय हो। कारणों से एकजुट रहे, भले ही उनमें भीतरी मतभेद, हम अंदर से चाहे हमारे अंदर कुछ भी मतभेद रहा हो, मतभेद आपको बता चुके, रंग रूप खान पहन इन सब की बात करें। मतभेद का मतलब नहीं कि लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े छोटे छोटे लड़ाई झगड़े भी होते हैं। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि एक हिंदुस्तानी ईसाई जो है यहाँ पर, जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया, जो यहाँ रहने लगा, अगर वो विदेश में जाएगा तो उसको ईसाई थोड़ा ना बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इंडियन, भारतीय, उसे हिंदुस्तानी ही माना जाए। इसी प्रकार से कोई मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान किसी तुर्की, अरबी, ईरानी या किसी भी अन्य देश में जाए, वहां इस्लाम धर्म का प्रवर्तन, जहाँ मान लो किसी मुस्लिम कंट्री में गया, भारत का मुस्लिम, तो उसको मुस्लिम, ईरानी, तुर्की थोड़ा ना कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा हिंदुस्तानी, भारतीय कहा जाएगा। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति अलग अलग तस्वीरें हैं। हम सब के प्रति अपने भारत के मतलब जो तस्वीर है वो अलग अलग है। फिर भी कोई भी दो आदमी बिल्कुल एक जैसे नहीं सोच सकते। हम सबके अंदर भारतीयपन है, राष्ट्रीयता है, लेकिन फिर भी दो व्यक्ति दुनिया में कोई एक जैसे नहीं मिल सकते। तो भारत के लिए भी बोला गया। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ कि दूर दूर तक, ये सब नेहरू जी कह रहे हैं, कि मैं सोचता हूँ कि दूर दूर तक फैले मैदान और उनमें बसे अनगिनत छोटे छोटे गांव के बारे में, जो भारत के, आप चले जाइए हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, तो जो छोटे छोटे गांव हैं साउथ में, तो उनकी बात कर रहे हैं, जो पहाड़ों पे बसे हैं, उनके कस्बों शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की है, जो जहां जहां वो गए हैं, जिन जिन को उन्होंने देखा, जो गांव शहर, वो उनके दिमाग में तस्वीर है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती को जीवन संचार करके उसे साहस, सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। अब बताया जा रहा है कि वर्षा ऋतु, जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं जो पहाड़ों पे बसे हुए हैं, जहाँ आप सिंचाई के लिए ट्यूबवेल वगैरह नहीं लगा सकते, तो वहां तो वर्षा जब होती है तो फिर से हरियाली आ जाती है। उस हरियाली की बात करें, उस सौंदर्य की बात करें कि पहाड़ों पर कोई बसा हुआ गांव जिसमें हरियाली है, फूल खिले हुए हैं, वो सारी बातें बता रहे हैं। विदेशी नदियां और उनके बहते जल, सॉरी विशाल नदियां और उनके बहते जल के बारे में, जो उन पर नदियां पहाड़ों से निकल रही हैं, जल बह रहा है ठंड की चादर से, क्योंकि ज्यादातर पहाड़ों पे क्या बर्फ वगैरह, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, ठंड, क्योंकि इनका नेटिव जो है वो कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, इसीलिए बता रहे हैं। उनके दिमाग में वो जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे गांव बसे, जो पहाड़ों पे बसे, जहाँ पे नदियां निकली हुई हैं, ठंड बहुत पड़ती है, ठंड की चादर से लिपटे खैबर, खैबर के पास के, खैबर जो दर्रा है उसके बाद बात कर रहे हैं, खैबर के पास भारत के दक्षिण सिरे के बारे में, दक्षिणी सिरे के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय या बसंत ऋतु में कश्मीर के किसी पहाड़ी घाटी के बारे में, जो नवजात फूलों से लदी हुई होती है, जिसके बीच में कलकल खलकल करता झरना बहता है, और हमारी अपनी पसंद की तस्वीरें बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। कितनी अच्छी बात बताई गई है कि जो हम भारत की बात कर रहे हैं, दर्रों की बात कर रहे हैं, नदियों की बात कर रहे हैं, और जब हम बात करते हैं अलग अलग ऋतुओं की बारे की बात कर रहे हैं, ठंड की बात कर रहे हैं, कि जब वर्षा ऋतु के बारे में बात कर ली, फिर ठंड की बात कर रहे हैं कि जब ठंड में टोपी पहन लेते हैं, और वो टोपी हिमाचली टोपी और कश्मीरी टोपी, उसकी बात कर रहे हैं, कश्मीर में जो, और ऊपर से फूल वादियां घाटियां, उनकी बात कर रहे हैं। वो अलग ही कल कल करते, नदियां बह रही हैं, झरने बह रहे हैं,
फिर फूल चारों तरफ, उसमें लोग तस्वीरें खिंचाते हैं, टोपी पहनते हैं, वो सारा का सारा बता रहे हैं। अब ये तो हो गया भारत के बारे में, विविधता किस प्रकार से है भारत में। अभी हमने देख लिया कि भारत में अलग अलग धर्म समुदाय के लोग हैं, फिर भी देखने में वो अंदरूनी तौर पर अलग अलग हैं, लेकिन बाहर से वो क्या है, भारतीय है। अब जन संस्कृति, जो लोग हैं उनकी, जन मतलब लोग, संस्कृति मतलब कल्चर। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता की गतिशील जीवन नाटक को देखा है। वो कह रहे, नेहरू जी कह रहे हैं कि मैंने वर्तमान में, जब अपने जीवन के समय बता रहे हैं कि मैंने लोगों की गतिविधियों को देखा, जो रोजमर्रा के जीवन होते हैं उसके बारे में देखा है। अक्सर मैं उन सूत्रों को खोज लेता हूं जिनसे उनके जीवन अतीत से बना हुआ है, जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी जड़ें कहाँ हैं, अतीत में। तो कह रहे हैं कि हमने देखा, और उनका मैं सूत्र मतलब जो वर्तमान में जो भी कल्चर कर रहे हैं, जो भी संस्कृतियां कर रहे हैं, उनका सूत्र कहीं ना कहीं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं अतीत से जुड़ी हुई, मैं वो खोज लेता हूँ। जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती हैं, और हम किसके बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में। कोई भी कोई कारण होता है, जो अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ पर हम कैसे खड़े, मान लो आप पहाड़ी पर खड़े, तो क्या हम कूद के आए, नहीं ना, हम चढ़ के आए। कैसे चढ़ के आए, और हम आगे की तरफ देख रहे। तो नेहरू जी कह रहे हैं हम इसको अतीत से जोड़ते हैं, और जो व्यक्ति आगे खड़ा है वो आगे के बारे में सोच रहा है, भविष्य के बारे में सोच रहा है। हर जगह मुझे एक संस्कृति पृष्ठभूमि मिलती है जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और जब मैं कोई भी पृष्ठभूमि, कोई भी कल्चर, कोई भी संस्कृति देखता हूँ, तो उस पर मुझे जीवन का एक बहुत ही गहरा असर दिखता है, कि उसका जो अतीत है वो मुझे दिखाई पड़ता है। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथिक पुरागाथाओं का मेल है। और जो है वर्तमान में, उसका सार किसको बताया गया, लोक प्रचलित जो हमारे पास फिलॉसफी है, जो दर्शन है, जो परंपराएं हैं, जो इतिहास है, जो कहानी है, जो है ना, पुरा कथाएं हैं, उन सब के बारे में बता रहे हैं। उन सब का मेल है जो आज वर्तमान में कल्चर में दिखाई लोगों के बीच में दे रहा है। और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं है। अगर हम अलग अलग करेंगे तो संभव नहीं है। वो सब हमें मिली जुली संस्कृति दिखती है। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि के हिस्सेदार हैं। अब इस पृष्ठभूमि पर वर्तमान में पढ़े लिखे लोग भी हैं और बिना पढ़े लिखे, शिक्षित हैं, निरक्षर भी हैं, है ना, और अशिक्षित लोग भी हैं। कुछ बिल्कुल थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे। इस पृष्ठभूमि पर, इस वर्तमान संस्कृति पर मुझे सबके हिस्सेदारी दिखाई देती है, सब दिखाई देते हैं। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के दूर दूर तक प्रसिद्ध रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दो नाम ले लिए, महाभारत और रामायण का, कि जो हमने, आप देखते हो दादी नानी जो पढ़ी लिखी, उनको बहुत सारे रामायण के दोहे, वो जो चौपाइयां हैं वो सब याद है, महाभारत की कहानी सब याद है। भले ही वो कभी उन्होंने पढ़ा ना हो, पढ़ नहीं पाते, लेकिन उनको याद सब होगा। यानी कि जो एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के रूप में सुनी है, अनुवाद किए गए। महाभारत और संस्कृत में जो लिखी थी उसको अलग अलग भाषाओं में क्या किया गया, अनुवाद किया, जिससे दूर दूर तक वो लोगों के बीच में, भारत के अलावा विदेशों में भी फैल सके। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित है। जो भी घटनाएं हुई है वो हमारे लोक मतलब जनता, मानस मतलब उसके मस्तिष्क पर अंकित है सब कुछ। और उनसे उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाए रखा, जिससे हम आगे बढ़ पाए, समृद्ध हो पाए हैं, और हमें संतुष्टि मिली है कि भगवान राम ने ऐसा किया था, भगवान कृष्ण आए थे तो उन्होंने ऐसा किया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि दादी नानी को आप मुंह जवानी चौपाइयां, महाभारत के श्लोक सब उन्हें याद होंगे, भले ही उन्हें पढ़ना नहीं आता है, लेकिन आप सुनोगे तो कहावतों में, रोजमर्रा की जिंदगी में गुनगुनाते रहते हैं चौपाइयां रामायण की, पूरी पूरी चौपाइयां इन्हें याद है। तो ये सब क्या है कि भले ही अनपढ़ थे, लेकिन उनको वो याद है, जिससे वो जीवन में समृद्ध बन पाए और आगे बढ़ पाए। अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर उन्हें याद उद्धृत करते रहे, उधर मतलब बोलते रहे, ठीक है, उनको बार बार रिवाइज करते रहे, या किसी भी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते हैं जिनसे कोई नैतिक उपदेश मिलता हो। और बहुत सारी ऐसी कहानियां भी हैं जो हमें एक तरीके से नैतिक मॉरल वैल्यू में सिखाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में सीधा सादी बातचीत को तो ये देहाती लोग जब इस तरह साहित्यिक मोड़ देते हैं, तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता है कि मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें गांव के लोग जो है
वो इस प्रकार से जोड़ देते हैं, साहित्यिक मोड़ दे देते हैं, पढ़े लिखे नहीं है पर उसमें साहित्य की बातें कर देते हैं, साहित्य की कहानियां, उपदेश, महाभारत, गीता के श्लोकों को जब जब वो बोल देते हैं तो साहित्यिक मोड़ आ गया। कोई पढ़े लिखे नहीं लेकिन उनको साहित्य की बातें कर रहे हैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों को निर्मित तस्वीरों का भंडार होता तो मैं महसूस करता कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपनी तस्वीरों का भंडार है, कि भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं है किसान, लेकिन उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में वो सारी तस्वीरें क्लियर है। यह बात अलग है कि उनका स्रोत पुरा कथाओं एवं परंपरा और महाकाव्यों के गायिकाओं से अधिक थी और इतिहास बहुत कम था। मतलब उनको वैसे नहीं, लेकिन उन्होंने गा के कहानियों के रूप में इस तरीके से सीखा था। तिस पर भी वह बहुत स्पष्ट था, और उसके बावजूद भी, तिस पर मतलब उस पर भी बहुत स्पष्ट है। वो पढ़े नहीं, किताबें नहीं, उन्होंने महाकाव्य नहीं पढ़े हैं, उसके बावजूद भी वो एकदम स्पष्ट है। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता हूं। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते हैं। जब मैं उस आम जनता को देखता हूं, जब मैं उन ग्रामीणों को देखता हूं, तो उनके चेहरे, उनके आकार, उनकी चाल ढाल, जब मैं सबको ध्यान से देखता हूं तो बहुत ही संवेदनशील, जैसे भगवान राम की चेहरा है उस प्रकार से संवेदनशीलता, बलिष्ठ, है ना, सीधे साफ अवयव मतलब शरीर के अंग, ऐसे पुरुष दिखाई देते हैं। महिलाओं में लावण्यता, नम्रता और गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसादों से भरा हुआ था। और ये तो पुरुषों की बात करें, अब महिलाओं की बात करें, महिलाओं में वो सुंदरता, लावण्यता, नम्रता, वो विनम्रता, वो गरिमा और वो संतुलन, साथ ही साथ इतने के बाद और अवसाद मतलब दुख भी, क्योंकि महिलाएं जो जिस प्रकार से, तो वो सारा चीज हमें दिखाई पड़ती है साफ साफ। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नजर किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती है तो मैं विस्मित, विमुग्ध हो जाता हूँ। और कभी कभी जब मैं गांव से जा रहा हूँ, कई बार मेरी नजर किसी पुरुष या स्त्री पर पड़ती है तो मैं विमुग्ध हो जाता हूँ, मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते हैं जो एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं पर उन्होंने देखे थे। वही बता रहे हैं, उस प्रकार से मुझे वो चित्र याद दिला देते हैं जो मैंने देखे हैं और किताबों में पढ़े हैं। मुझे यह बात हैरत में डालती है कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद भी, जिसने भारत युगों से गुजरता रहा, कितने सारे कष्ट भारत ने झेले हैं, लगातार विदेशी लोग यहाँ पर आए हैं, फिर भी आखिर ये सौंदर्य कैसे टिका रहा, कैसे बना रहा, उसके बावजूद भी भारत की सुंदरता जो है देखते ही बनती है। तो कह रहे इतने कष्टों के बावजूद भारत की सुंदरता अभी भी बरकरार है। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते हालात बेहतर और हों। इसके पास कुछ और करने से ज्यादा अब कुछ नहीं, मतलब क्या है, अवसर हो। बताया जा रहा है कि जब भारत के लोगों को देखता हूँ, वो बलिष्ठ, वो संवेदनशील, वो ऐसे महिलाओं के बारे में, पुरुषों के बारे में वो सुंदरता देखता हूँ, तो मुझे वो पुराना इतिहास याद आ जाता है अपना। और कह रहे हैं कि क्या नहीं ये कर सकते हैं, भले हमने इतने कष्ट झेले फिर भी सौंदर्य हमारा बचा हुआ है, बशर्ते मतलब शर्त के साथ। क्या बताया जा रहा है कि हालात बेहतर हो जाए और इनके पास ज्यादा अवसर, इनको कुछ और अवसर दिए जाए तो हम फिर से वापस से अपने भारत को आजाद करा सकते हैं। चारों ओर गरीबी और उससे उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी भारत में। जब जब ये पुस्तक लिखी गई थी, अंग्रेजों का मतलब कह सकते हैं अत्याचार चरम सीमा पर था और भारतीय पूरी तरीके से बहुत ज्यादा कष्ट में थे। तो चारों तरफ गरीबी फैल चुकी थी क्योंकि अंग्रेजों ने हमें बहुत कष्ट दिए। और जब गरीबी आती है, पैसा नहीं होता है, तो बहुत सारी विपत्तियां भी सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी वही बताया गया, इसकी छाप हर माथे पर थी, हर भारतीय के चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि कितना वो विपत्ति में है, कितना परेशानी में, कितना गरीब, अंग्रेजों ने कितना हमें लूटा है, जिंदगी को कुचल कर विकृत और भयंकर रूप दे दिया। हमारी जिंदगी, हंसती खेलती जिंदगी, मुस्कुराती, उसको अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कुचल दिया। विकृत मतलब एक बिगाड़ दिया पूरी तरीके से। जो पहले सुंदर था, आकृति थी, वो आकृति विकृत कर दी, भयानक आकृति कर दी। इस विकृति के तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और बहुत सारी कुरीतियां फैली, बहुत सारी विकृतियां फैली, भ्रष्टाचार फैला और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रही। और जब असुरक्षा, जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तो असुरक्षा अपने आप आ जाती है, अभाव आ जाता है। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, अच्छा नहीं था देखने में, पर भारत की असलियत यही है। स्थितियों को समर्पित
भाव से स्वीकार करने के प्रति प्रबल रही है। पर भारत ने हर परिस्थिति को बहुत ही प्रबल तरीके से, बहुत ही मजबूती से सामना किया है। पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता, भलमनसाहत, मतलब हमारी जो एक तरीके से भलाई है, हमारी जो नम्रता है, जो हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति विरासत की देन, जिसने हमारी संस्कृति में दिख रही है कि हमारी जो संस्कृति ने, उसने हमें बहुत साहस दिया है। हमारी भलाई, हमारी जो हमेशा से मतलब धैर्य बनाए रखने वाली है, जैसे बड़े से बड़े दुर्भाग्य को भी हमने मिटा दिया, और न जाने ऐसे कितने भी दुर्भाग्य आए, हमने सबको मिटा दिया, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी जो हजारों वर्षों से आई है, उसने हमें हमेशा से बलिष्ठ बनाया है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके जो शब्दार्थ हैं मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन किया, तो उसके साथ भी मैंने फिर भी आपको लिख कर दिया अपनी कॉपी में, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आंसर है जो आपको पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर दे दी, जिससे पहले के क्वेश्चन आंसर, ये बचे हुए क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, और जो आपको जो चैप्टर, मैंने उम्मीद है कि मैंने चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अपने कमेंट्स जो है मुझे जरूर लिखकर बताएं कि चैप्टर आपको कितना समझ में आया है और क्या क्या अच्छा लगा आपको। ये चैप्टर हमारा आज का कंप्लीट हो गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पर दे दिए हैं। इस तरीके से बाकी चैप्टर्स जो हैं उनकी भी वीडियो आपको मिलती रहे, मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप आने वाले जितने वीडियो हैं वो आपको मिल सकें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी आपको अगर पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।